और स्वागत करना चाहता हूं। हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। सीधे पटना से जुड़े हुए हैं, पटना भी चलेंगे। अभी मैं कह रहा था कि कैसे धीरे धीरे नीतीश बाबू जो हैं खुद को खो रहे हैं, अपनी जो सियासत है उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। ये सब हम बात करेंगे, आपके जरिए समझेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, दक्षिण से लेकर महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत तक, हालांकि आप पूरे देश की जो सियासत है, कोई भी खबर है, उस पे पैनी निगाह रखते हैं। कभी भी रात के 2 बजे भी अगर कहूं कि इस पे विश्लेषण करना है तो आप कर देंगे। लेकिन जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों से कैसे चुनौती मिल रही है यहां नरेंद्र मोदी को, और खासकर दक्षिण भारत से, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। जी नमस्कार। पहली बात तो ये कि दक्षिण भारत में अपने प्रदेश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान का भाव है, जो गर्व का भाव है, वो भाव उत्तर भारत में कमोबेश नहीं। उत्तर भारत की लहर जहां जहां चल रही है, आप देखिए आजादी के बाद से लगातार कई वर्षों तक उत्तर भारत, जिसे हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, पूरे देश की राजनीति पर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दक्षिण के राज्य, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, जो तेलंगाना बना है वो हो, बंगाल हो, इनकी धारा हमेशा अलग बहती रही। ये राज्य कभी भी दिल्ली के साथ कदम ताल नहीं करते रहे, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो। इन राज्यों में अपनी क्षेत्रीयता की भावना ज्यादा है। अगर अतीत में आप जाएं तो जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की बात थी और जगह जगह तमाम सरकारी विभागों में, निगमों में हिंदी अधिकारी या राजभाषा अधिकारी नियुक्त किए गए, तो तब से आप देखिए किस तरह ये विरोधाभास चला आ रहा है। लेकिन अभी जो कटुता आई है, उस कटुता के पीछे जो बात नजर आती है वो ये कि किस तरह बीजेपी का साम्राज्य बढ़े। बीजेपी को दक्षिण भारत में वो कामयाबी कभी नहीं मिल पाई जो उसे उम्मीद है कि चाहिए इस देश पर राज करने के लिए। वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है और गठबंधन के भरोसे कई राज्यों में अपनी सरकार चलाती है। तो दक्षिण की विचारधारा अलग है, उत्तर की अलग है, और जो आपत्तियां हैं दक्षिण भारत की वो बहुत हद तक जायज। वहां साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, व्यावसायीकरण ज्यादा है, औद्योगिकरण ज्यादा है। दक्षिण भारत के कई राज्य जहां बंदरगाह हैं, जैसे कई हमारे हिंदी भाषी कई राज्यों में बंदरगाह नहीं है, तो बंदरगाह होने का फायदा भी उन्हें है, और वे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत राज्य। इसके बाद भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनको उनका ड्यूज नहीं दिया जाता। खासकर देखिए जीएसटी आने के बाद जो शिकायत ये भी है कि उन राज्यों को जो ड्यूज दिए जाने थे वो नहीं मिल रहे। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो बात कही उसमें ये बात स्पष्ट है कि हम तो देश का विकास चाहते हैं, हमने आबादी पर नियंत्रण किया, हमने आर्थिक विकास में योगदान दिया, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें दोयम दर्जे का मानेंगे? आप जो परिसीमन की बात हो रही है, परिसीमन करके आप दक्षिण भारत के राज्यों में सांसदों की संख्या कम कर देंगे लोकसभा के, तो हमारी आवाज कम हो जाएगी। उनकी बात ये साफ है। तो अब जो पूरा संघर्ष है वो देश को एक रखने का या एक बनाने का नहीं है, बल्कि बीजेपी अपने आप को कैसे सत्ता में बनाए रहे, इसका संघर्ष है। और बीजेपी के साथ साथ जो आनुवंशिक संगठन बताए जाते हैं बीजेपी के, जो राजनीति की मुख्य धारा में है, जो बीजेपी की राजनीति चलाते हैं, उनको लेकर भी जो बातें बार बार कही जाती है कि खास करके आरएसएस को लेकर, कि आरएसएस जिस तरह से ध्रुवीकरण कर रहा है और करने जा रहा है, लगातार कर रहा है दक्षिण भारत के राज्यों में भी, वहां उसकी स्थिति क्या है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी चला रही है। बीजेपी को लगता है कि हम किसी भी तरह से अपने बूते पर, हिंदी भाषी राज्यों के बूते पर देश में अपनी मनमानी करें, जो उन्हें मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि बीजेपी को ये जिद छोड़नी चाहिए और स्वतंत्र रूप से सबको अपना काम करने देना चाहिए। अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जो मुद्दा उठाया था कि 61 साल के बाद रमजान के शुक्रवार में होली आ रही है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन मस्जिदों में ढकने की क्या जरूरत है?
वहां तारपोलिन क्यों ढका जाए, किस रंग से ढका जाए, ये बात तो बड़ी हास्यास्पद है। ये कभी नहीं हुआ। और ये मानना कि होली केवल हिंदुओं का त्योहार है, या रमजान के अंत में जब ईद मनाई जाती है तो ईद केवल मुसलमानों का त्योहार है, ये बड़ी आपत्तिजनक बातें हैं। मुझे लगता है कि ये सारे त्योहार राष्ट्रीय त्योहार है और इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सारे त्योहार सारे लोग मनाएं। जैसे ईद सारे लोग मनाते हैं, दिवाली सारे लोग मनाते हैं, होली भी सारे लोग मनाते हैं। तो जब सरकार की तरफ से फरमान जारी होता है कि मस्जिदों को ढक दो, मस्जिदों की दीवारों को, गुंबदों को ढक दो, तो इससे गलत संदेश जाता है कि इस देश में मतभेद चाहती है सरकार, मत विभाजन चाहती है। और ये सबसे गंभीर बात है कि त्योहार की पवित्रता भी सरकार नष्ट कर रही है और एकता पर भी आंच ला रही है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि त्योहार की पवित्रता और एकता, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ देश की एकता, जब एकता की बात आती है तो देश की एकता, लेकिन देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के जो सपने, जो की कस्में खाते हैं, सपने नहीं कस्में खाते हैं संविधान को हाथ में लेकर, वो आखिर क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो ऐसी कस्में खाते हैं, विपक्षी दलों को सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कहेंगे आप? राजीव जी, जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, हालात जनता पैदा नहीं कर, सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे धर्मगुरु पैदा नहीं कर रहे हैं, ये हालात पैदा कर रहे हैं हमारे नेता और मीडिया के लोग। आखिर समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मंत्रियों को ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी कि मस्जिदों को तिरपाल से ढक दो। ये बात किसी की समझ में नहीं आई। और ऐसा कोई पहली बार तो है नहीं कि त्योहार एक साथ आ रहे हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो ये बात स्पष्ट है कि इसके पीछे इरादा क्या है। इरादा ये कि लोग उलझे रहें, होली हमारी है, रमजान तुम्हारी है, मस्जिद तुम्हारी है, मंदिर हमारा है, मस्जिद के सामने वाली गली तुम्हारी है, मंदिर के सामने वाली गली हमारी है। लेकिन चूंकि हम बहुमत में हैं, हम बहुसंख्यक हैं, तो हम अपने मंदिर के सामने से भी शोर करते हुए निकलेंगे और मस्जिद के सामने से भी शोर करते हुए निकलेंगे। हम ये अपेक्षा करेंगे आपसे कि होली है तो आप अपने नमाज का वक्त बदल दो। ये अपेक्षाएं करना अहमकाना कोशिशें हैं जिसकी कोई तारीफ नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं करेगा। तो ये जो बातें एक देश, और जो बातें विधायक कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, वो तो हास्यास्पद है। जो यहाँ भी हेडलाइंस में चल रही हैं, जिन्हें रंग से परहेज वे देश छोड़कर चले जाएं। अरे भाई, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर ऐसे लोगों पर जो इस देश में संविधान के नाम पर मंत्री पद की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि मैं बिना किसी भय या पक्षपात के देश की एकता को अक्षुण्ण रखूंगा, वो व्यक्ति अगर ऐसे बयान देता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे मंत्री पद छीन लेना चाहिए और न्यायालयों को कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को ऐसे नेताओं को अगले चुनाव में ठेंगा बता देना चाहिए। क्योंकि संविधान की शपथ लेकर जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं पद की गरिमा रखूंगा, भय और पक्षपात के बिना काम करूंगा, वो व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है? कोई भी व्यक्ति जो इस देश में, भाई मुझे पसंद नहीं है भगवा रंग तो क्या मैं देश छोड़ दूं, मुझे काला रंग पसंद है तो क्या मैं देश छोड़ दूं? और हर देश की, हर सभ्यता की अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी परंपराएं हैं। बिल्कुल। जैसे काले रंग को हम अपने देश में अशुभ मानते हैं कि काला रंग शुभ नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में काला रंग शुभ है। तो हो सकता है कि जिसे हम अशुभ मान रहे हैं वो कहीं और शुभ है, जिसे कहीं शुभ माना जा रहा है वो कहीं अशुभ है। तो शुभ और अशुभ केवल हमारे संविधान में जो बातें लिखी वही है। संविधान में लिखा है कि ये चीज सही है तो वो सही है, और संविधान में लिखा कि सही नहीं है तो जो लोग संविधान की बात को नहीं मानते उनको जनता को सड़क पर बता देना चाहिए, अगले चुनाव में वोट मतदान बूथ पे बता देना चाहिए और कानूनी रूप से ऐसे लोगों को गिरफ्त में लेना चाहिए। कानूनविदों को, विधि विशेषज्ञों को ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाना चाहिए। राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, मुकदमा चलाना चाहिए, लेकिन क्या कोर्ट, कई जगह कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट ने बुलडोजर पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में देखिए धड़ल्ले से बुलडोजर का प्रहार है, बुलडोजर
जस्टिस